सो हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने 1 घंटे के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स किए थे रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम लोग करने वाले हैं एडजस्टमेंट। इसमें मैं आपको 15 to 16 एडजस्टमेंट्स बताऊंगा विच विल विच विल हार्डली नॉट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स। बट हम आपकी बुक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो दिस वीडियो कुड बी गो अप टू 30 to 35 मिनट्स, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। बट यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स all concepts with practical examples. So let's start without wasting the time. So notes will be available in the comment section. You can go click on the link and download these notes. These notes are sufficient for exam. आप एक दिन पहले भी इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हो फॉर एग्जाम। So let's understand. Let's start with the conceptual understanding. So first is your adjustment and treatment. So why we are doing this chapter? Adjustment मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? So आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे ना, so you will get two things. कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर यू विल हैव अ इंफॉर्मेशन कि आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट, सम बैलेंसेस वुड बी देयर, बट नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दी होंगी फॉर एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन, और इट कुड बी रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस, इनकम्स। तो ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो अभी तक फाइनेंशियल्स में छोड़ दी गई हैं, मतलब इनको फाइनेंशियल्स में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, सो रिमेंबर वन थिंग कि इनका अभी फाइनेंशियल्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो आपको पता होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन, जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमें फाइनेंशियल्स में मिलती हैं, उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लो, हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन दी हुई है तो इसके दो इम्पैक्ट्स कहाँ जाएंगे, इसके दो इम्पैक्ट्स कहाँ जाएंगे। इफ इट इज एन एडजस्टमेंट, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट आर बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस। सपोज मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 70,000। इट मीन्स इस 70,000, ये जो अचीव हुआ है, ये अमाउंट जो आया है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। सो ट्रायल बैलेंस इज अ क्लोजिंग बैलेंस। आपको सीधे ये इन्फॉर्मेशन डालनी होती है जिस भी फील्ड से ये बिलोंग करती है। सपोज मशीनरी इज असेट, तो आप बैलेंस शीट में डालोगे। यहाँ पे मुझे कोई एक्सपेंस दिया हुआ है तो उस एक्सपेंस को आप पीएनएल में डालोगे। बट अगर आपको एडजस्टमेंट दी हुई है तो इन हर एडजस्टमेंट के टू इम्पैक्ट्स होते हैं, याद रखना। डेप्रिसिएशन है तो इसके दो इम्पैक्ट्स होंगे, एक आपका पीएनएल में जाएगा और एक आपका बैलेंस शीट में जाएगा। सेम फॉर एक्सपेंसेस। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लो। आप अगर कुछ सामान खरीदने जाते हो, आप दूध लेने जा रहे हो दुकान पे, सो आप पैसे देते हो तो आपको दूध मिलता है। देयर आर टू ट्रांजेक्शन। आपके पास से पैसा गया तो आपके पास एक चीज आई, गुड्स आए आपके पास। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, याद रखना। तो एडजस्टमेंट जो है इसके दो इम्पैक्ट्स करने हैं, और ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी एडजस्टेड बैलेंस, तो इसका एक इम्पैक्ट जाएगा। रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट टू, जो बोलता है क्लोजिंग स्टॉक एंड एडजस्टेड परचेज। हाँ, सो हमने ना जो प्रीवियस वीडियो करी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उसमें ये दो पॉइंट्स बता दिए थे, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट विल नॉट टेक सो मच टाइम। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर बी पार्ट ऑफ माय ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके एडजस्टमेंट में आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज दिखाते हो। अब परचेज, आपने सपोज 10,000 रुपीज परचेज दिखाई, तो इस साल जो आपने परचेज किया है उसी में से आपका क्लोजिंग स्टॉक बचता है, राइट। आपके पास जो आखिरी में सामान बचा होगा वो क्या होगा? इस साल आपने परचेज किया होगा या आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, तो वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को बाहर दिखाया जाता है। अगर मैं इसको दोबारा दिखाऊंगा तो यहाँ डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए नहीं दिखाते। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आपका बाहर आता है। आई होप इट्स क्लियर। इसके भी दो इम्पैक्ट्स होते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे अभी। और एडजस्टेड परचेज क्या होता है? अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडजस्टेड परचेज इन ट्रायल बैलेंस, देयर इज अ एडजस्टेड परचेज। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज, तो एडजस्टेड परचेज मतलब क्या हुआ? एडजस्ट कर दिया गया। एडजस्ट मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आपका आता है एडजस्टेड परचेज, मतलब आपके एक्चुअल में जो कंजम्पशन हुई है ना इस बार, जो एक्चुअल में कंज्यूम आपने किया है। हमने जो एग्जांपल लिया था लास्ट डॉली चाय वाला, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास जितनी चीनी आपके पास ओपनिंग बच गई, फिर इस साल जो आपने चीनी दूध और चाय पत्ती खरीदी और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अल्टीमेट क्या हुआ, मैंने बोला मेरे पास 10 kg पहले थी, मान लो 10 kg, फिर मैंने 100 kg और खरीदी, और यहाँ पे मेरे पास मान लो 20 kg बच गई लास्ट में। तो अल्टीमेट मैंने कितना कंज्यूम किया, 10 kg थी, 110 किलो टोटल हो गया, इसमें से 20 बच गई, तो मैंने 90 kg ही एक्चुअल में यूज़ किया। उसी को बोलते हैं हम एडजस्टेड परचेज, मतलब एडजस्ट करने के बाद आपने कितना कंज्यूम किया। तो याद रखना, दिस इज एडजस्टेड परचेज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट 3। ठीक है, सो दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो हमने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल, कि हमने कुछ ऐसा खर्चा है जो कर दिया है बट अभी हमने पे नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो ये आपका एक टाइम पीरियड है, आप यहाँ पे खड़े हो 31 मार्च, जब आपकी बुक्स क्लोज होती है, तो यहाँ पे ना आपका कुछ खर्चा था, कोई एक्सपेंस था, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे साल भर में आपकी यूज़ हो गई, बट अभी उसका बिल नहीं आया मान लो, या फिर आपने उसको भी पे नहीं किया, क्योंकि उसका बिल आता है अगले मान लो 7 अप्रैल को। पर आप बुक्स तो 31 मार्च को ही बना रहे हो, बुक्स आपकी क्लोज हो जाएंगी, पर आपने खर्चा तो कर लिया क्योंकि पूरे साल आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है मान लो, बट आपने पे नहीं किया क्योंकि बिल आपको 7 अप्रैल को मिलना है। तो आपको मान सपोज 100 रुपीज़ का एक्सपेंस था इलेक्ट्रिसिटी का, बट आप पे करोगे 7 अप्रैल को, तो एक्चुअल में खर्चा तो इस साल से बिलोंग करता है। तो जब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बनाऊंगा, इस साल का जो अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा कि मेरा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसमें मुझे खर्चा दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये खर्चा इसी साल से बिलोंग करता है। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डालूंगा ही डालूंगा, बट मैंने अभी पे तो किया नहीं है। तो यहाँ पे हम पे नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने लिए क्या लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। तो लाइबिलिटी क्या होगी, इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री इसकी हमें पोस्ट करनी पड़ेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल दो आप, या फिर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप, इसके मार्क्स नहीं डिडक्ट होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट इट शुड बी शोन इन लाइबिलिटी साइड में। मतलब खर्चा हो गया मेरे 100 रुपये का, बट मेरी 100 रुपये की लाइबिलिटी भी आ चुकी है मेरे पास। जब आप एक्चुअल में पे करोगे तो आप पे कर दोगे प्रोविजन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने लाइबिलिटी को डेबिट किया टू मान लो कैश, 100 रुपीज से मैंने पे कर दिया। याद रखना, याद रखना, याद रखना कि आपके पास अभी इनवॉइस आया नहीं, आप साल के एंड में खड़े हो, खर्चा हो चुका है, आपने पे नहीं किया, तो आपको एक एक्सपेंस आपका जाएगा P&L अकाउंट में, और ये आपकी लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी में जाएगा। ये क्वेश्चन हम करेंगे, इस पर आपको मैं दिखाता हूँ। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, फोर्थ कॉन्सेप्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब क्या हुआ, प्रीपेड मतलब ये हुआ कि आपने खर्चा अभी हुआ ही नहीं है, आपने वो खर्चा अगले साल करना है, बट आपने अभी पे कर दिया। ऐसा कब केस होता है, मान लो ऐसा केस होता है आपका जब इंश्योरेंस के केस में आपने देखा होगा, ऑलवेज हम इंश्योरेंस प्रीमियम पहले देते हैं, फिर हमें इंश्योरेंस आगे के लिए मिलता है कि भाई आगे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम इसको पे करेंगे। तो हम इंश्योरेंस का प्रीमियम फर्स्ट डे पे ही देते हैं। तो मान लो आप 31 मार्च को खड़े हो यहाँ पे, और नेक्स्ट ईयर मतलब ये आपका मान लो 25 है, ये 26 है, तो आप यहाँ पे बुक्स बना रहे हो, बट आपने ना यहीं पर एक पेमेंट कर दी सपोज 100 रुपीज़ की प्रीमियम इस साल। तो बैंक में से तो आपका पैसा इसी साल चला गया, बट आपका खर्चा वो नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपने एक तरह से पैसा तो दे दिया। तो अगर अकाउंटिंग एंट्रीज की मैं देखूँ तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, टू कैश, मेरा 100 रुपये तो चला गया, असेट गया तो क्रेडिट हुआ। तो मैंने बोला आप डेबिट किसको करूँ, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, डेबिट किसको करूँ, तो मैंने बोला डेबिट करोगे आप, एक आपके लिए असेट हो गया ये प्रीपेड असेट, क्योंकि मैंने पहले ही पे कर दिया आने वाले खर्चे के लिए, तो मेरे पास तो एक असेट क्रिएट हो गया ना कि हाँ भाई मैं इसको फ्यूचर में यूज़ करूंगा। सो आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ का जो असेट क्रिएट हुआ है दैट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, और ये आपका बैलेंस शीट में से कम हो जाएगा। तो कोई एडजस्टमेंट दी हुई तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे, आप 100 रुपये आप असेट में डालो और 100 रुपये अपने कैश में से कम कर दो, मतलब बेसिकली अपनी जो आपने पेमेंट करी है उसमें से कम कर दो, चाहे अदर कैश और बैंक।
आई होप इट्स क्लियर। आप साथ साथ नोट करते चलना ये एग्जांपल्स, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो। अदर आई विल प्रोवाइड द नोट्स, मैं आपको पूरे नोट्स एज इट इज प्रोवाइड करूंगा, बट स्टिल इफ यू वांट योर ओन नोट्स तो आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम। मतलब मैंने इनकम कमा ली है पर मुझे मिली नहीं है, ऐसा कब होता है? आपको एग्जांपल एक और देता हूँ मैं। आपको ना क्या होता है, बैंक से इंटरेस्ट जो मिलता है वो बाद में मिलता है, वो आप कमाते जाते हो। मतलब इस साल मेरे को बैंक्स में मैंने कुछ डिपॉजिट किया था, पैसे डाले थे मैंने, मान लो 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ पे मुझे 8% से इंटरेस्ट मिला, मान लो कितना हो गया 80 रुपीज़ मैंने इस साल कमाए, बट बैंक मुझे देगा वो नेक्स्ट 30 अप्रैल को पैसा। तो इस साल अगर मैं बुक्स बनाऊंगा तो मेरी इस साल इनकम तो हो चुकी है, बट मुझे मिली नहीं है वो, अभी तक मिलेगी नेक्स्ट ईयर। तो इनकम मैं कमा चुका हूँ, ये 80 रुपीज़ मेरे बुक में आने चाहिए। अगर मैं इस साल का प्रॉफिट निकालूंगा तो इस साल की प्रॉफिट के लिए मेरी इनकम है ये, राइट? तो इसलिए जब आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो दिस इज योर इनकम। तो इनकम क्या होती है? हमेशा मेरी क्रेडिट। तो मैंने बोला इंटरेस्ट इनकम 80 रुपीज़। बट अब डाउट आता है कि डेबिट, क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट किसको करूँ? डेबिट की इसलिए आप असेट बनाओगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए इनकम है, आपको मिलनी है। अगर आपको कुछ भी फ्यूचर में मिलना है तो वो आपके लिए असेट है। खुद सोचो, अगर आपको पैसे फ्यूचर मिलने हैं तो आपके लिए वो असेट है, अगर आपको देने हैं तो लाइबिलिटी है। तो 80 रुपीज़ इज माई असेट। तो एक्रूड इनकम डेबिट, इसे आप असेट बोलोगे, एक्रूड इनकम डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रीपेड असेट, नॉट प्रीपेड, एक्रूड असेट बोल सकते हो, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम टू इंटरेस्ट इनकम। मार्क्स नहीं कटेंगे, आप अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से लिख सकते हो। बट ट्रीटमेंट याद रखना, ये असेट में आपका जाएगा, ये आपका इनकम पीएनएल में जाएगा। देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट मी क्लियर सम एरिया, मुझे थोड़ा सा एरिया क्लियर करना पड़ेगा इधर। ओके, नो डोंट वरी, आई विल नोट इट डाउन बिसाइड, मैं साइड में नोट कर लूँगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कॉन्सेप्ट 6, ये क्या बोलता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्न इनकम। मैंने, मतलब क्या है, पैसा मिल गया है बट मैंने कमाई नहीं है अभी तक वो मैं। मतलब क्या हुआ, आप 31 मार्च को बुक्स बना रहे हो अपनी, इस साल का प्रॉफिट बना रहे हो, इस साल के आप अपनी असेट्स बना रहे हो, लाइबिलिटीज बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो। आपको कुछ एडवांस में पेमेंट मिल गई कहीं से कि सर आपको नेक्स्ट ईयर कुछ हमें डिलीवर करना है, उसकी पेमेंट आप अभी ले लो, एडवांस इनकम। अगर मुझे काम नेक्स्ट ईयर करना है बट मुझे पैसा मिल गया, मतलब मेरे पास अकाउंट में पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे को 100 रुपये किसी ने एडवांस दिए, बट वो मेरे को खर्चा, वो मेरे को डिलीवर करना है नेक्स्ट ईयर। तो एक्चुअल में सेल तो नेक्स्ट ईयर की होगी और इनकम भी नेक्स्ट ईयर की होनी चाहिए, तो मैं इनकम तो बुक नहीं कर सकता। तो अभी क्या करूंगा मैं, अगर मुझे 100 रुपये किसी से एडवांस मिल गए, मुझे अगर नेक्स्ट ईयर उसको डिलीवर करना है तो दैट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी। तो आप इसको बोल सकते हो एक्रूड लाइबिलिटी या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल सकते हो आप इसको। बस याद रखना ये आपकी लाइबिलिटी है, कैश बैंक डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। लेट्स अंडरस्टैंड द डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, लेट्स एक्सप्लेन इट ओवर हियर, यहाँ समझते हैं। तो सिंपल, डेप्रिसिएशन इज इजी, वेरी इजी। 31 मार्च, फिर आपका मान लो एक और ईयर है यहाँ पे, ये आपका 24 है, ये 25 है, ये 26 है। आप यहाँ पे कोई मशीन खरीद परचेज कर रहे हो, मशीन है आपकी वो 100 रुपीज़ की, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है? तो आप हर साल खर्चा, आप फर्स्ट टाइम में तो पूरा पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चा डालोगे नहीं, क्योंकि आपको ये मशीन 10 साल तक यूज़ करनी है। तो आप हर साल 10-10 रुपये खर्चा डालोगे, डिवाइड कर दोगे उसको 10 ईयर से, तो हर साल खर्चा है 10 रुपये। तो इस साल भी आप 10 रुपीज़ डालोगे, इस साल भी 10, इस साल भी 10। तो सिंपली 10 रुपये आपका क्या है, ये आपका हर साल का खर्चा है। तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप खर्चा दिखाओगे कि मेरा डेप्रिशिएशन का खर्चा हो गया 10 रुपये, ठीक है? डेबिट साइड इज योर एक्सपेंस एंड दिस साइड योर इनकम। तो आप एक्सपेंस साइड में दिखाओगे मेरा 10 रुपये खर्चा हुआ है, एंड आप हर साल 10 रुपये से इसको आप
डेप्रिशिएट करते जाओगे एसेट को बैलेंस शीट में। मतलब क्या, सिंपल बोलो तो बैलेंस शीट में जाओगे आप, मशीन अकाउंट आपकी आपने जब परचेज करी होगी तो 100 रुपए की आपकी एसेट खड़ी हो गई होगी, आप साल के एंड में जाके 10 रुपए माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 90। फिर अगले साल फिर जाओगे, फिर डेप्रिशिएशन आपका 10 रुपये माइनस होगा, बचेगा 80। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं, इट्स वेरी इजी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टिल इफ एनी इज देयर एनी डाउट, you can WhatsApp me your doubts. On my contact number is 8586876671. Only WhatsApp is allowed. You can WhatsApp me on this number. So these points are clear. It's very easy. Now let's move to the next uh, concept, that is bad debt and bad debt recovered. तो बैड डेट में बता देता हूँ क्या होता है। इफ यू डोंट नो दिस, मान लो मैंने सेल करी एक कस्टमर को, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है मेरी, कस्टमर बोल सकते हो आप उसको, या फिर डेटर बोल सकते हो आप उसको। डेटर डेबिट टू सेल्स। सपोज 100 रुपीज़ की सेल करी थी मैंने इस ईयर, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट ईयर, मैंने सेल करी 100 रुपीज़ की। बट मेरे को डाउट है कि मान लो ये मैंने जो सेल करी है ना 100 रुपीज़ की, ये मैंने मान लो 20 कस्टमर्स को दे दी है। लेट्स टेक आवर ओन एग्जांपल, डॉली चाय वाले ने 100 रुपए की चाय बेची 20 कस्टमर को, सबको उधार पे दिया उसने, सबको उधार पे दिया है। तो अब 20 में से उसको डाउट है ना, कि मेरे को पता लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि दो लोग मेरे को वो नहीं देंगे, दो लोग मेरे को पैसा नहीं देंगे। डॉली का डाउट है, डॉली चाय वाले को डाउट है कि दो लोग विल नॉट पे इन फ्यूचर। तो अब एक्चुअल में तो सेल वो 100 रुपए की दिखा रहा है, बट 100 रुपए की सेल नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि दो लोग मुझे नहीं दे सकते हैं। तो अकाउंट बोलता है, आपके अकाउंटिंग्स बोलती हैं कि भाई आपको अगर डाउट है तो आप एकदम हमें चाहिए प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट, जो इस साल आप प्रॉफिट निकाल रहे हो वो ट्रू होना चाहिए। ट्रू कैसे निकलेगा, जब आप 100 रुपए की सेल दिखाओगे तो ट्रू पिक्चर कैसे है, जब आपको पता है कि दो लोग मुझे देने ही वाले नहीं है। तो बोलता है ना, आप दो लोगों का खर्चा बुक कर लो, मतलब आप उसे एज अ बेड डेट दिखा दो, लॉस दिखा दो कि मुझे वो नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो बाद में इनकम बुक कर लेना, अगर मान लो आपको अगले साल वो पैसा मिल जाता है तो आप अगले साल उसको इनकम बुक कर देना, अभी आप खर्चा बुक कर दो। तो हमें ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए, मतलब एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये स्टेप लेना पड़ता है कि हम दो लोगों के लिए एज ए एक्सपेंस बुक कर दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री डालते हैं, बेड डेट अकाउंट डेबिट। तो दो लोगों का सपोज कितना हो गया आपका, 100 रुपीज़ है 20 लोगों के लिए, दो लोगों के लिए हो गया 10 रुपीज़, तो बेड डेट अकाउंट डेबिट, दिस इज योर एक्सपेंस। टू, हम यहाँ पे एक प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट। देखो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो आप क्या करो, बेड डेट 10 रुपये करो, और कस्टमर जो आपने 100 रुपये का कर रखा है, कस्टमर को ही डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट कर दो, तो कस्टमर आपका 90 रुपीज़ का आ जाएगा, विच इज़ राइट। बट आप सोचो बाद में अगर मुझे पैसा मिल गया तो फिर मैं दोबारा से कस्टमर को क्रिएट करूंगा तो अच्छा नहीं है। तो ये बोलते हैं कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट दिखाओ, और जब आप अपने बैलेंस शीट में जाओगे ना, तो यहाँ आपके कस्टमर दिखता है और डेटर दिखता है, जिसे हम कस्टमर और डेटर बोलते हैं। तो मेरा वहाँ पे 100 रुपये का डेटर दिख रहा होगा, तो उसमें से आप प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करके दिखा दो 10 रुपये। कस्टमर को आप मत करो, कस्टमर को मत छुओ। अब जब फ्यूचर मुझे पैसा मिल जाएगा, सपोज पैसा मुझे मिल गया, तो दो केस होंगे, हाँ फ्यूचर में भी दो केस होंगे आपके। एक केस होगा आपका पैसा मिल गया, और एक होगा नहीं मिला। तो सपोज अगर मुझे मिल गया पैसा, तो जब मिलेगा तो क्या होगा, एंट्री बोला मेरे पास बैंक आ जाएगा, कितने रुपए, 10 रुपीज आ जाएगा वो। तो मैंने बोला अब क्या, अब आपको इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ लिख दोगे, मतलब आपको इनकम बुक करनी पड़ेगी बेसिकली, बेड डेट रिकवर्ड। ये आपका क्रेडिट है, क्रेडिट मीन्स इनकम है। तो उस साल जब आप, अगले साल जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो आप यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड से 10 रुपये दिखा दो। पिछले साल आपने एक्सपेंस दिखाया था, अब इस साल बैड डेट रिकवर्ड दिखा दो, तो आपका प्रॉफिट भी बुक हो गया, आपका एक्यूरेट प्रॉफिट भी आ गया। पहला केस तो ये हुआ। दूसरा केस हुआ अगर आपको पैसा नहीं मिला तो, अब नहीं मिला
तो अब क्या करो आप, अब अपना प्रोविजन को आप खत्म, जो अपने प्रोविजन 10 रुपए का बना रखा था ना, उसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवर्स कर दो टू डेटर। और डेटर को आप अल्टीमेटली माइनस ही कर दो, आपको पता चल गया कि भाई नहीं मिलना मुझे 10 रुपये। तो डेटर आपका अकाउंट्स में आ रहा होगा 100 रुपये यहाँ पे, इसको आप कर दो 10 रुपये कम, और इसको कर दो आप डेबिट, मतलब आपने पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया, तो ये तो नील हो गया मेरा। अल्टीमेट क्या होगा कि 10 रुपये का मेरा खर्चा बुक हुआ, 10 रुपये से मेरा डेटर कम हो गया। समझ रहे हो आप? तो दिस इज अकाउंटिंग एंट्री विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप सोच रहे हो, आप जैसा सोच रहे होगे, आई अंडरस्टैंड कि आप सोच रहे होगे कि हम इसको कस्टमर को ही क्यों ना यहाँ पे क्रेडिट कर दें, बट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट राइट, क्योंकि कस्टमर आपका क्रेडिट करना इसलिए नहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर पैसा मिल भी सकता है। सो दिस इज अकाउंटिंग एंट्री इन इम्पैक्ट्स ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 4। आप इसको एनसीईआरटी में देख लेना, सेम फिगर्स है, या आप अदर बुक्स भी रेफर कर सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा ये सेम सेम, ऑल बुक्स में सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तीन चीजें बनानी है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दी हुई है। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस का एक इम्पैक्ट होता है, और ये जो एडजस्टमेंट दी हुई है आपको 1 2 3 4 5 6 7, इसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं, क्योंकि अभी तक इनका कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है इन बुक्स, तो याद रखना आप हमेशा। तो हमने बोला यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरे को 14,000, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड कॉस्टिंग 10,000। तो 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, जिसमें 10,000 का गुड, 10,000 का ऐसा सामान है विच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमने, मान लो साल के एंड में 31 मार्च को मेरे पास 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। 14,000 में से मेरे पास 4,000 तो ठीक है जो मेरा स्टॉक की है, पर 10,000 का सामान ऐसा है ना जो मैं सेल कर चुका हूँ, मैंने कस्टमर को सेल कर दिया है, मैंने पैसा भी ले लिया है, सेल्स भी रिकॉर्ड हो गई है, बट ये मैंने डिलीवर नहीं किया अभी। किसको, मतलब मेरे को बस ये ट्रक में लोड हो रखा है, मान लो यहाँ 31 मार्च को ट्रक में लोड हो रखा है, ये वाला 10,000 का आपका ट्रक में लोड हो रखा है। अब ये मान लो 7 अप्रैल तक चला जाएगा, बट अभी 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है, तो ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये एक्चुअली में सेल है, बस ट्रक में लोड हो रखा है, ये चला जाना है मेरा। तो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विच वर सोल्ड, सोल्ड मतलब बिक चुका है वो मेरे, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, सेल्स मतलब वो जा चुके हैं मेरे, ठीक है, बट नॉट डिलीवर टू द कस्टमर। तो इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? तो अगर आपका 10,000 की मैं बात करूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी बुक्स में अगर जो भी आ रहा हो, तो आपको उसको 4,000 ही दिखाना होगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 14,000, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड 10,000, तो अल्टीमेटली कितना हो गया आपका, 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। और आप बैलेंस शीट में जाओगे, तो बैलेंस शीट में भी आप कितना दिखाओगे, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे 4,000 रुपीज। ठीक है, तो दो इम्पैक्ट इसके हो चुके हैं हमारे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स मशीन परचेज 20,000 ऑन। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें 20,000 की मशीन ऐसी है जो 1 अक्टूबर 2023 को खरीदी गई थी, तो हम देखते हैं हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितने की है अभी यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे 1,40,000 की प्लांट एंड मशीनरी, तो इसमें से 20,000 की तो मेरी 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, और 1,20,000 की वो पहले से ही आ रही है एज इट इज। तो 1 अक्टूबर का रिलेवेंस क्या है, क्योंकि 1 अक्टूबर का रिलेवेंस ये है कि इस पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इसी साल खरीदी गई है। अगर मैं आपको समझाऊं, तो 1 अक्टूबर, 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, और ये 31 मार्च है आपका, तो यहाँ पर 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ये यहाँ तो आपकी मशीन थी ही नहीं, तो इसलिए 20,000 पे 6 महीने का, और इस पे पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है मेरा, 5%। तो अगर 5% निकालूं, तो इसका 5% कितना होगा, और इंटू 6/12 मतलब 6 महीने का, और इसका 5% कितना होगा, तो बोलूँ 20,000 का इंटू 5%, तो ये आपका 500 हो गया, और 1,20,000 का 5%, 6,000। तो इसका अमाउंट आता है आपका कितना, इसका आता है 500 रुपये, और इसका आता है 6,000। तो आप अपने जाओ P&L अकाउंट में, डेप्रिसिएशन में जाओ, तो देखो आपका प्लांट एंड मशीनरी पे कितना हो गया, 6,000 प्लस 500, तो 6,500 आपका प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आ गया। और अब जब अपने वहाँ जाओगे प्लांट एंड मशीनरी पे आप जाओगे,
तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितनी की आ रही है, 1,40,000 की, जिसमें डेप्रिशिएशन कितना है, 6,500, जिसे माइनस किया गया है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्रैकेट मीन्स माइनस। तो अल्टीमेटली हमने दो इम्पैक्ट ले लिया आपके डेप्रिशिएशन के। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर वेजेस 1,200 एंड 2,800। मतलब बोल रहा है कि 1,200 रुपये का जो हमने सैलरी इस साल खर्चा हुआ है मेरा, सैलरी का या वेजेस का, वो अभी पे नहीं हुआ, खर्चा हो चुका है मेरा, इस साल एम्प्लॉयज काम करके जा चुके हैं, बट पे मैं उसको अगले 7 अप्रैल को करूंगा। तो ये मेरी लाइबिलिटी है। तो इसके दो इम्पैक्ट्स होंगे, एक तो आपने अभी तक आपने पे नहीं किया, मतलब आपने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसको आप एक तो एक्सपेंस बुक करोगे 1,200-2,800 रुपये का, तो 1,200 रुपये आपका वेजेस है। वेजेस कहाँ था, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स को बना रहा है। और सैलरी क्या है, आपका ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। तो मैंने बोला 1,200 रुपये आपका इज वेजेस। लेट मी चेक। ओके, तो 1,200 रुपये आपके वेजेस है, जो यहाँ पे नहीं है अपडेटेड, तो 1,200 रुपये आप यहाँ पे वेजेस दोगे इसके। लेट मी चेक, ट्रायल बैलेंस में कुछ वेजेस दिए हुए थे क्या हमारे, यहाँ पे 24,000 दिए हुए ना। वो 24,000 के वेजेस मेरे पहले से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे 24,000 के वेजेस पहले से आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 24,000 प्लस इस साल का जो अभी आपका वेजेस है 1,200 रुपये, जो 1,200 आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो 1,200 रुपये। देखो ये तो 24,000 रुपये मेरा ट्रायल बैलेंस आया, जिसका एक ही इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है। 1,200 ऐसा है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो आउटस्टैंडिंग है। तो 1,200 रुपये मेरा एक तो खर्चा बुक होगा। मैंने आपको अभी एंट्री समझाई थी, आउटस्टैंडिंग अगर आपकी एक्सपेंसेस हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक तो पीएनएल में इम्पैक्ट जाएगा 1,200 रुपये का, दूसरा इम्पैक्ट जाएगा मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर 7 अप्रैल को देना है। तो 1,200 रुपये मैं अपने वेजेस आउटस्टैंडिंग में दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। सो सेम सैलरी मेरा आउटस्टैंडिंग था 2,800 रुपये, जो मैं 7 अप्रैल को पे करूंगा। और खर्चा जो मेरा आ रहा है 40,028 रुपीज़, तो ये मेरा प्लस होगा ना कि माइनस। सो रिमेंबर दिस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 प्लस 2,800 रुपये। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो दो इम्पैक्ट हमने इसके भी ले लिए। फिर था मेरा डेप्रिसिएशन 5% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड। तो हमने बोला डेप्रिसिएशन 5% है हर एसेट पे। तो अभी हमने प्लांट एंड मशीनरी पे तो आपका डेप्रिसिएशन यहाँ ले लिया था। अब आपके दूसरे एसेट क्या है, फर्नीचर और बिल्डिंग, तो इस पे भी आप 5% निकाल लो, इस पे भी 5% निकाल लो। तो 16,000 का आपका 5% कितना होता है, ये हो गया आपका 800, और ये हो जाएगा आपका 8,000। तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप अपना डेप्रिसिएशन बुक करोगे, तो फर्नीचर पे आपका 800, दिस इज 8,000। और आप अपना बैलेंस शीट में जाके असेट में से माइनस कर दोगे, 600 में से 800 माइनस किया, बिल्डिंग से 1,60,000 में से आपने 8,000 माइनस किया। तो दो इम्पैक्ट्स आपके हो गए डेप्रिसिएशन के। नाउ नेक्स्ट इज बैड डेट। बोल रहा है कि हमारे 1,500 रुपये के हो चुके हैं। मुझे पता चल गया कि मेरे जिनको मैंने चाय बेची थी उसमें से 1,500 रुपये ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिलने, मुझे पता चल चुका है। ठीक है, राइट ऑफ मतलब आप उसको बुक कर दो, खत्म कर दो, बैड डेट आप रिकॉर्ड कर लो, सिंपल बोलूँ तो 1,500 रुपये का मेरा बैड डेट, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा मेरा बैड डेट। तो पहले से भी कुछ मेरा देखो ट्रायल बैलेंस में ऐसा होगा, जो हमने बैड डेट ये आ रहा है मेरा 2,000 रुपीज़ का। तो 2,000 का तो ऐसा था जो मुझे पता चल गया। और फर्दर बैड डेट हो गए मेरे 1,500 के, जो मुझे अभी रिकॉर्ड नहीं हुए, जिसके दो एडजस्टमेंट होने चाहिए। तो मुझे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है कि 2,000 रुपये मेरे बैड डेट हो रखे हैं। 1,500 रुपये के ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए, जिसके दो इम्पैक्ट होने चाहिए, जो छूट गए बेसिकली गलती से। तो 1,500 रुपये मैंने बोला, एक तो मेरा खर्चा बुक हो गया फर्दर बैड डेट, और अब आप इसके लिए 1,500 रुपये का प्रोविजन फॉर वो बनाओगे। अब अपना बेसिकली प्रोविजन नहीं बनाओगे, आप डेटर कम करोगे। अगर आपका खर्चा ऑलरेडी समझ में आ गया कि ये मेरा हो चुका है, बेड डेट हो चुका है, तो अपने डेटर कम कर दो। मुझे डाउट होता ना, जैसे डॉली को डाउट था कि मेरी चाय नहीं बिकेगी, तो मैं बनाता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। बट इसने बोला राइट ऑफ बेड डेट। राइट ऑफ मतलब बेड डेट आप बुक कर लो, मतलब हो चुका है, आपको पता है कि इतने लोग मुझे चाय के पैसे नहीं देने वाले। तो सिंपल बोलो तो डेटर मेरे 60,000 के हैं, तो 60,000 में सब अपना आप बैलेंस शीट में जाओगे, फिर बैलेंस शीट, हेज बैलेंस शीट, और फर्दर बैड डेट मेरा 1,500 रुपये का, तो 1,500 रुपये मैंने माइनस कर दिए। ठीक है, दिस इज नेगेटिव मीन्स माइनस। बस दो एडजस्टमेंट और रह गए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 400। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने एडवांस में दे दिया, मतलब मैंने पेमेंट कर दी टू बैंक, और मेरे लिए एक असेट
क्रिएट हो गया क्योंकि मैंने पहले ही दे दिया, खर्चा नेक्स्ट ईयर होना है बट मैंने पेमेंट अभी कर दिया, अकाउंटिंग एंट्री। दो इम्पैक्ट, एक तो मेरा बैंक कम हो जाएगा फॉर आपका इससे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैश एट बैंक 95,400 विल बी नेगेटिव, मैंने 400 पे कर दिए असेट साइड में। और सेकंड इम्पैक्ट इज मेरा असेट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा मैंने पेमेंट करी है, ओके ओके। सो दिस इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये आपका असेट ही है बेसिकली, मैं बोलूँ तो ये असेट ही है। तो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपये, मैं बोला असेट आपका एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना, 400 और 400। तो एक इम्पैक्ट तो मैंने यहाँ पे ले लिया असेट 400, ठीक है, दैट इज माई असेट इंश्योरेंस बी पेड इन एडवांस 400। एंड वन इम्पैक्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरे को दिया हुआ है 3,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने पे किया है, बट उसमें से 400 ऐसा क्या है जो मेरा 400 ऐसा है जो मेरा एक्चुअली में एक्सपेंस नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है 3,000 रुपये, जिसमें से 400 रुपये माइनस कर दूंगा। मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये मैंने पे किया, उसमें से 400 भी इंक्लूड था, जो मेरे को लग रहा था कि ये क्या है मेरे लिए, एक तरह से खर्चा है, बट 400 खर्चा नहीं है आपका, 400 आप माइनस कर दोगे क्योंकि 400 रुपये आपके लिए क्या है, असेट है। तो देखो मैंने बोला इसकी एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट बैंक तो ऑलरेडी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, 3,000 रुपये इसने दिखा दिया कि मैं पे कर चुका हूँ, तो बैंक ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो इसमें बैंक क्रिएट नहीं करना आपको, क्या करना है आपको, ये रिवर्स करना है, जो एक्सपेंस आपने बुक किया है इसको आप रिवर्स कर दो। तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, प्रीपेड असेट डेबिट टू, जो आपने एक्सपेंस बुक कर रखा है 3,000 का, उसको आप माइनस कर दो, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस 400 रुपये, ठीक है। So we have considered two impacts. Now the next adjustment is 80% of the commission earned was received and credited to commission account during the year. तो बोल रहा है कि 80% जो हमने कमीशन अर्न किया है was received and credited to commission account during the year। मतलब क्या बोल रहा है देखो, हमने ना साल में, हमने ये आपका एक साल था, ठीक है, 1 ईयर है आपका यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कुछ मान लो कमीशन कमाया, मान लो हमने 100 रुपये का कमीशन कमाया पूरा, तो उसमें से बोल रहा है कि 80 रुपये मुझे मिल गए, 20 रुपये मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर मान लो नेक्स्ट 30 अप्रैल को मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो बोला 80 रुपये तो मैंने रिसीव कर लिए और बुक कर लिए अपनी इनकम। अब जाओगे तो देखो आपको दिख रहा है 6,000 इज बुक्ड, दिस इज 80%। तो बोला 80% ऑफ द कमीशन अर्न वॉज रिसीव एंड क्रेडिटेड, तो 80 रुपये तो मेरी इनकम बुक हो चुकी है। अगर मैं पीएनएल में जाऊंगा तो यहाँ मेरा आपका बोलूंगा मैं कमीशन बोलूंगा तो 6,000 रुपये मेरा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। पर क्या 20 रुपीज़ जो है वो भी तो मेरी इस साल की इनकम है ना, मैंने कमाया, मिला नहीं मुझे, मैं मानता हूँ आई वी हैवंट रिसीव दिस 20 रुपीज़ बट दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर, हमने इस साल की मेरी इनकम है, तो 20 रुपये मैं और बुक करूंगा। तो मैंने बोला ये आपका जो 6,000 मिला है आपको, 6,000 रुपीज़, ये आपका 80% है, तो 20% क्या कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, अगर आपको कभी भी ऐसा पॉइंट आए कि 6,000 इज 80%, तो 20% कितना होगा, तो आपको क्या करना होता है, 6,000 को आप 80% से डिवाइड कर दो। तो मैं अगर 6,000 को डिवाइड करूँ, 6,000 डिवाइड बाई 80%, तो आपका आंसर आता है 7,500। मतलब 75 में से 80% आपका 6,000 है एंड रेस्ट 20% आपका ऐसा इनकम है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो 1,500 रुपये आपकी एक्रूड इनकम है जो आप इसको रिकॉर्ड कर लो। तो याद रखना कभी भी आपको निकालना हो 80% कितना है, तो 80% डिवाइड कर दो, तो आपका 100 आया था, फिर उसका 20 कर लो, 100 आया उसका 20% निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वो तो 6,000 आपकी इनकम थी, हेज योर इनकम। और एक्रूड इनकम कितनी होगी जो आपने नहीं रिकॉर्ड करी, जो करनी चाहिए थी, तो 1,500 रुपये अभी एक्रूड इनकम होगी, और उसको मिलना है आपको फ्यूचर में, तो आपके लिए क्या है, असेट है। तो असेट तो मेरा बैलेंस शीट में क्या होगा, असेट एक्रूड कमीशन 1,500 रुपये, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, देयर वुडंट बी एनी डाउट। बस आपको हिंदी में याद रखना है कि एक एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होने चाहिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको याद रखो, क्वेश्चन सारे होते जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर लिया, अब बाकी जो आपके बैलेंस है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, आप डाल दो, ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे आ जाएगा,
फिर मैंने बोला फर्नीचर बिल्डिंग मैंने देख लिया, डाटा देख लिया, ड्राइंग से 20,000, तो अब ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगी 20,000, ये हमने माइनस कर दी। फिर हमने बोला यहाँ पे आपका रेस्ट क्या है, कैपिटल आप रिकॉर्ड कर लो, क्रेडिटर आपके उसमें आ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड परचेज रिटर्न आपकी परचेज में से माइनस हो जाएगी, 2,000 रुपये परचेज रिटर्न से हमने माइनस कर दी। फिर हमने बोला यहाँ पे कमीशन हम कर चुके हैं, सेल्स आपकी आ जाएगी यहाँ पे 4,65,600, बैड डेट रिकवर्ड 1,400 इज योर इनकम, तो 1,400 हम बैड डेट रिकवर्ड दिखा देते हैं यहाँ पे। मतलब आपने एडजस्टमेंट कर ली, सारे इम्पैक्ट देख लिए, अब जो बचे बैलेंसेज है उनको आप डालते जाओ, क्योंकि बाकी आप सब कुछ देख चुके हैं कि एक एक इम्पैक्ट होने हैं। सैलरी हम देख चुके हैं, बैड डेट देख चुके हैं, परचेज आपका 2,40,000 यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन ये सारे खर्चे हैं, और ये सेल रिटर्न 1,800 रुपये माइनस कर दो, 1,800 रुपये, बाकी आपके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी 12,000, टेलीफोन 4,800, फिर कैश इन हैंड इज यो 6,400, तो आप अपने सेट साइड में जाओ, यहाँ पे 6,400 कैश इन हैंड दिखा दो, कैश एट बैंक 95,000 है आपका, तो 95 दिखा दो। तो अब सारे यहाँ पे इम्पैक्ट देख चुके हैं, अब आपका जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा 82,500, तो 82,500 अपने आप कैपिटल अकाउंट में जोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट आपने कमाया वो किसका होता है, मालिक का होता है। मालिक के लिए हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। उसने 3,20,000 रुपये डॉली ने अपने बिजनेस में लगाए थे, चाय के बिजनेस में, इतने में से 20,000 निकाल के ले गया, और 82,500 इस साल का प्रॉफिट है जो कि डॉली का है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल, तो आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। हमने सारे ट्रांजेक्शन देख लिए। आई होप इट्स क्लियर। आई नो वी आर लिटिल बिट डिलेड, बट लेट्स ट्राई टू कवर, देयर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर अदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जाम्पल एंड अकाउंटिंग इम्पैक्ट, मैंने आपको ये भी समझाया था, डेटर बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर वाले पॉइंट में मैंने आपको काउंटिंग एंट्री बताई थी, अगर आपका बैड डेट हो गया तो क्या होगा, और उसको आप कैसे डील करोगे, ठीक है, अभी हमने समझा था ऊपर। फिर आता है मेरा टेंथ कॉन्सेप्ट, व्हेन ओल्ड प्रोविजन एक्सीड द टोटल बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन। एक एग्जांपल समझाता हूँ, कि मान लो आपका सन्डे डेटर है 1 लाख का, डेटर आपके 1 लाख रुपए के हैं, उसमें से 2500 आपको पता है बेड डेट है इस साल के, और आपको उसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने 8,000 का बना रखा है, मतलब मैंने सेल करी मान लो 1 लाख रुपए की, उसमें से 2500 तो मुझे इसी साल पता चल गया। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये एक आपका ठीक है 1 ईयर है, यहाँ पे आपने चाय बेची 1 लाख रुपए की, और मुझे इसी साल पता चल गया कि 250 तो मुझे रुपए नहीं मिलने, मतलब ये बंदे तो मुझे पैसे देंगे नहीं, बैड डेट हो गया, सीधा आपको आज ही पता चल गया। तो आप क्या करो, कोई प्रोविजन वोविजन नहीं बनाओगे, सीधे जाओगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आप बैड डेट खर्चा बुक कर दोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और टू डेटर डायरेक्ट डायरेक्ट आप डेटर कम करो, कि आपको पता चल गया कि 1 लाख में से मुझे 2,500 नहीं मिलने, ठीक है। और आपने प्रोविजन बना रखा है 8,000 रुपये का, कि भाई मेरे को लगता है कि ना 8,000 लोग ऐसे हैं, 8,000 रुपये का चाय के पैसे ऐसे हैं जो मुझे फ्यूचर में मिल जाएंगे, अच्छे लोग हैं, बट मेरे को डाउट है इन पे, मतलब अच्छे हैं बट डाउट है कि मेरे को ये फ्यूचर में ही मिलेंगे 8,000 रुपये। तो अब हमने प्रोविजन बना लिया, तो अब मैं बोलूँ, जब मैंने प्रोविजन बनाया 8,000 रुपये का, तो 8,000 का मैंने प्रोविजन तो पहले ही बना लिया, जैसे ही मैंने चाय बेची वैसे ही मैंने प्रोविजन बना लिया। अब मुझे पता चला 8,000 में से 2,500 तो मेरा हो ही गया, खत्म ही हो गया एक तरह से बोलूँ तो मैं, ठीक है। तो मैंने 8,000, मेरे को लग रहा था 8,000 रुपये का मुझे पैसे नहीं मिलने, जिसमें 2,500 तो मुझे इसी साल पता चलेगा कि नहीं मिलने, ठीक है। तो मेरा प्रोविजन कितने का बचना चाहिए, 8,000 माइनस 2,500, 5,500 रुपये का बचना चाहिए मेरा प्रोविजन। और उसने बोला आप इस साल बनाओ प्रोविजन, 5% आपको लग रहा है नहीं मिलेगा, तो मैं बोलूंगा 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5,000 रुपये। आपको बोलता है ना अगर कि आपको आपको डाउट है 5% लोगों पे नहीं मिलेगा, तो 5% किसका होता है, मैंने बोला जितने की आपने सेल करी, जितने के आपके डेटर्स हैं, जितने की भी आपके डेटर्स हैं उसका 5% याद रखना, हमेशा कैलकुलेट करना। तो बोला क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, मतलब किसका 5%, क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा डेटर्स का, बट 5% मैंने जितने लोगों को मेरे को पैसे आना जितने से, उसका 5%। तो उसने बोला 5% बनाओ, तो मतलब 5%, तो 5,000 रुपये मेरा प्रोविजन बनना चाहिए इस साल का, राइट। और इस साल का प्रोविजन 8,000 पहले से था, जिसमें से मुझे पता चल गया 2,500 रुपये तो नहीं मिलने, तो मेरा 5,500 रुपये का प्रोविजन बनना बना हुआ है बुक्स के अंदर। अब 5,000 का वो बोल रहा है बनाओ, मतलब मैंने 500 रुपये से ज्यादा ही बना रखा है प्रोविजन। वो अकाउंटिंग के हिसाब से बोल रहा है कि 5,000 रुपये आपको लगता है नहीं मिलेंगे इस साल, बट हमने 5,500 को बना रखा है, तो
अकाउंट्स क्या बोलता है कि आप ज्यादा का मत बनाओ, जो एक्यूरेट है वो बनाओ ताकि हमारा प्रॉफिट सही आए। तो हम बोलते हैं जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, तो जितना एक्सेस आपका प्रोविजन बन रखा है उसको रिवर्स कर दो। आपने यहाँ पे खर्चा कितना डाला होगा पता है? 5500 रुपये डाला होगा। तो बोला नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, 500 रुपये रिवर्स करो, इसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो भी आपका, अब 5500 हमने बुक दिखा रखा है, 500 रुपये अपनी इनकम दिखाओ, तो नेट में 5000 का ही खर्चा बुक हुआ जो कि अकाउंट्स बोल रहा है आपका। तो याद रखना, जो भी आपका एक्सेस प्रोविजन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। एक्सेस प्रोविजन कैसे निकालना है? मतलब डेटर कितने के दे रखे हैं, 1 लाख रुपए मुझे लग रहा है नहीं मिलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल इस साल का 8000 था, उसमें सब बैड डेट माइनस कर दो, बचा कितना 5500 रुपये। और उसने बोला 5000 का ही बनाना है आपको, तो मतलब 500 को ज्यादा बन रखा है तो रिवर्स कर दो। होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर बोलता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इस साल सेल करी, मान लो डेटर्स मेरे थे 1 लाख रुपए के, मैंने सेल कर दी इस साल, ठीक है, दीज आर माई सेल्स। अब नेक्स्ट ईयर मुझे इनसे पैसा आना है अगले साल, मान लो 30 अप्रैल को मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ना मेरे को मान लो बहुत जल्दी दे देंगे, मेरे को 1 अप्रैल को ही दे देंगे, मान लो फर्स्ट नहीं, 10 अप्रैल को ही दे देंगे। अगर 10 अप्रैल को दे रहे हैं मतलब अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, अर्ली पेमेंट पे मेरे को डिस्काउंट देना होता है मान लो 10% का। अगर अर्ली पेमेंट करता है कोई कस्टमर तो मेरे को 10% देना होता है, नहीं तो अगर 30 अप्रैल को करेंगे तो नहीं देना डिस्काउंट। तो मैंने बोला कि देखो एक्चुअल में सेल आपकी 1 लाख की है, बट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो आप सेल दिखाओगे 1 लाख की, राइट? 1 लाख की आप सेल दिखाओगे, बट अगर एक्चुअल में देखो, अगर डिस्काउंट दे रहे हो आप 10%, तो सेल तो आपकी 1 लाख की नहीं हुई ना, राइट? तो आप एक एस्टिमेशन, अनुमान लगाओगे कि मेरे को कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनका लगता है कि अर्ली पेमेंट कर देंगे, मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, उतने को आप यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर लो। तो हमने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है कि मान लो 5% ऐसे हैं इसमें से जो मुझे डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो हम बोलते हैं 5000 रुपये का ना आप यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर लो, एक्सपेंस डिस्काउंट के नाम से। और एक प्रोविजन बना लो, एंट्री क्या डाल दो, एक्सपेंस 5000 रुपये जो कि P&L में गया आपका, और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5000 रुपये। और आप अपनी लाइबिलिटी दिखा दो कि यार मेरी लाइबिलिटी है, हो सकता है पे करना पड़ जाए। अगर मान लो कोई भी पे नहीं करता है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा अगले साल जाके, प्रोविजन टू एक्सपेंस। मान लो अगले साल मुझे किसी ने भी पे नहीं किया 10 अप्रैल को, सबने 30 अप्रैल को ही दिया, तो अपनी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ईयर जाके प्रॉफिट एंड लॉस में इसको रिवर्स कर दूंगा। तो नेट में आप देखोगे तो मेरी इस साल इनकम बुक, एक्सपेंस बुक हुआ, इधर आपका इनकम बुक हो गया, तो अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ आपका, जीरो हो गया ये। और प्रोविजन आपकी जो लाइबिलिटी खड़ी थी वो खत्म हो गई। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो अब पहले क्या होता है कि आप पहले आप एक्सपेंस बुक करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। आपने P&L में खर्चा बुक कर लिया कि मेरे को लग रहा है कि 5000 रुपये का मेरे को डिस्काउंट देना पड़ सकता है। फिर अब जब आप डिस्काउंट दोगे मान लो, तो डिस्काउंट अलाउड किया आपने टू डेटर्स, डेटर्स आपके कितने के थे, 1 लाख के। तो 1 लाख से 5000 रुपये के डेटर्स खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप 5000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो। पर यहाँ डिस्काउंट अलाउड क्यों हमने डेबिट किया? ये तो एक्सपेंस हो गया मेरा एक तरह से, अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ किसी चीज़ को तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया ना, और एक्सपेंस में पहले बुक ही कर चुका हूँ। तो क्या मेरे को डिस्काउंट दोबारा एक्सपेंस बुक करना चाहिए, मेरा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं पहले बुक कर चुका हूँ। तो इसको आप डेबिट किया था, अब इसको क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो एक्सपेंस को। और यहाँ पे जो आपने प्रोविजन बनाया था ना, उसको डेबिट कर दो। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू डेटर्स। डेटर्स 5000 कम हो गए जो होने चाहिए थे, और मेरा जो प्रोविजन खड़ा था, जो मैंने लाइबिलिटी बना रखी थी, उसको आप खत्म कर दो। अल्टीमेटली देखोगे तो इम्पैक्ट क्या हुआ मेरा, सिंपल बोलूँ तो खर्चा बुक हुआ और मेरे डेटर्स हुए। एंटर किया हुआ P&L एक्सपेंड डेबिट टू डेटर्स 5000 रुपये से, विच इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 5000 का मेरा खर्चा हो गया, ये सेल्स तो दिखा दी मैंने 1 लाख की, बट 5000 का मुझे अगले साल देने पड़ा। तो मैंने P&L बुक किया तो मेरा इसी साल ये खर्चा बुक हो गया, और नेक्स्ट ईयर मेरे डेटर कम हो गए, तो 5000 ये हो गया, डेटर्स खत्म हो गए आपके। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड राइट। आप खुद सोच के देखो, समझ में आ जाएगा आपको कि आपका इस साल खर्चा बुक होना चाहिए, तो खर्चा बुक हो गया, नेक्स्ट ईयर आपका डेटर खत्म हो गया, अगर आपने डिस्काउंट दिया तो। नहीं दिया तो रिवर्स हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल है, देख लेना। ट्रेड डेटर्स आपके कितने हैं, 2 लाख के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 5%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% है।
तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि अगर आप जब डिस्काउंट निकालोगे ना, कितने रुपए का आपको लगता है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमेशा डिस्काउंट निकालना जिनसे आपको लगता है पैसा मुझे मिल जाएगा। अगर डाउटफुल जो है उनको तो हटा ही दो ना, क्योंकि आपको पता है उनसे तो पैसा ही नहीं मिलना मुझे, जल्दी छोड़ो, मिलना ही नहीं है। डिस्काउंट देते हैं हम, कोई अर्ली पेमेंट करता है तो, बट अर्ली पेमेंट छोड़ो, इनसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी मिलेगा ही नहीं। तो मैं बोलूँगा 2 लाख में से 5% माइनस कर दो, मतलब 1,90,000 पे जो डेटर्स है मेरे, उस पर 2% निकालोगे। तो ये एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन गुड डेटर्स आफ्टर एलिमिनेटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट 11। आई होप इट्स क्लियर, बहुत लॉजिकल है, थोड़ा सा सोच के चलो, चीजें हो जाएंगी। फिर तो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 12, मैनेजर कमीशन। वो मैनेजर कमीशन क्या होता है ना, मैनेजर को मतलब, मैनेजर मीन्स हो गया आपका मालिक, बेसिकली बोले तो यहाँ पे डॉली हो गया, इसको हम मैनेजर बोलते हैं बट डॉली हो गया, डॉली चाय वाला के बिजनेस में डॉली इज मैनेजर। अब क्या होता है ना, हम उसको सैलरी तो देंगे, वो अपनी दुकान पे काम कर रहा है डॉली, बट साथ में ना कमीशन भी मालिकों को मिलती है, एज पर अकाउंटिंग लॉज कमीशन इज अलाउड, कमीशन मिलनी चाहिए जो मालिक है। तो बोलते हैं कि उसको हम कमीशन देते हैं प्रॉफिट के ऊपर, कि हमने, मान लो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो आपने जितने की सेल करी या आपने खर्चे दिखाए, या आपका प्रॉफिट आएगा। तो मान लो आपने 100 रुपये की सेल करी, आपके एक्सपेंस हुए 40 रुपीज़ के, और आपका 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इस 60 रुपीज़ पे आपको कमीशन देना पड़ेगा, मान लो 10%। तो 10% इज कमीशन एक्सपेंस, कितना हो गया, 6 रुपये। पर आप देखोगे कमीशन आपका खर्चा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अब 6 रुपये अगर कमीशन डालता हूँ तो मेरा प्रॉफिट तो चेंज हो जाएगा, और बिना प्रॉफिट के मैं उसको कमीशन नहीं दे सकता। समझ रहे हो आप? उसने बोला मुझे प्रॉफिट कमीशन देना है मालिक को ऑन प्रॉफिट, बट जब तक मैं खर्चा नहीं डालूंगा कमीशन का, मुझे प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं। तो एक तो प्रॉफिट मिलता है बिफोर कमीशन का एक्सपेंसेस आप एडजस्ट किए हुए, मतलब मैंने बोला मेरा यहाँ पे, जैसे इस केस में बोलूँ, तो मेरा सेल कितने की हुई मेरी, 100 रुपये की, एक्सपेंस कितने के हुए मेरे, 40 रुपये के, 60 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो पहला सिचुएशन बोलता है आप इस 60 रुपीज़ पे 10% दे दो, कि आपको लिखा होगा बिफोर कमीशन, ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो मतलब 6 रुपये का आपका कमीशन होगा। तो यहाँ आप 6 रुपये कमीशन डालोगे, तो आपका जो P&L बनेगा इस केस में क्या बनेगा, देखो देखो मैं दिखाता हूँ, सेल हो गई आपकी कितने की, 100 की, आप एक्सपेंस दिखाओगे 40, फिर आप कमीशन निकालोगे, कितना हुआ आपका 6 रुपीज़, फिर आपका आएगा नेट प्रॉफिट। तो एक तो केस आपका ये हो गया, विच इज आपका 54 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरा केस बोलता है कि मैनेजर एंटाइटल टू कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है उस पे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे देखो, सेल कितने की है मेरी, 100 रुपये की, एक्सपेंस कितने का है, 40 रुपीज़ का, अब मुझे कमीशन नहीं पता कितना है, कमीशन मुझे नहीं पता, पर इतना पता है मुझे प्रॉफिट का 10% है, मतलब नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन है मेरा, और नेट प्रॉफिट कितना है वो मुझे पता ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, मैं बोलूँ तो 100 - 40, जो बैलेंस आएगा कितना आएगा, 60 रुपीज़। तो मेरा 60 रुपीज़, ये आपको 60 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट, प्लस करूँ मैं, हाँ प्लस करूँ और माइनस, इट विल बी माइनस नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो इट विल बी माइनस 60 में से अगर मैं कमीशन माइनस कर दूँ, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकली क्लियर है कि मेरा 60 रुपये का आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्सपेंस 60 रुपीज़ आ रहा है, उसमें से कमीशन माइनस कर दूँ तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बट मुझे कमीशन पता ही नहीं कितना है। तो हम बोलते हैं 60 माइनस 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम एक्स मान लेते हैं, 60 - 10% ऑफ एक्स मतलब 0.1x हो गया ये, और यहाँ पे एक्स था, ये इधर माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 = 1 + 1.1x। नेट प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स की वैल्यू निकाल दो, 60 / 1.1, ठीक है। तो 60 / 1.1, सो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 54.454। इसका मैं अगर 10% निकालूं तो मेरा इसका 10% हो जाएगा 5.45, ठीक है। तो मेरा
कमीशन कितना हो गया 5.45। तो अब जब अपना P&L बनाओगे ना इस केस में, सेकंड वाले केस में, सिंपल सा P&L बनेगा आपका, सेल 100, एक्सपेंस 40, कमीशन आ गया आपका 5.45। फिर अब इसमें माइनस कर दो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा यहाँ पे, 54.54। ऐसे निकाल लो या माइनस कर दो 100 में से, तो भी आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका केस बनता है जहाँ पे मैनेजर मतलब डॉली को जो पैसा मिलना है, कमीशन मिलना है, क्योंकि वो मालिक है भाई, वो एक्स्ट्रा मेहनत तभी करेगा जब उसको सैलरी के ऊपर कुछ कमीशन मिलेगा, राइट। मतलब प्रॉफिट तो उसका है ही, बट स्टिल वो मेहनत कर रहा है तो उसको कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा इस केस में होता है, मान लो डॉली के भाई भी उसकी बिजनेस में काम कर रहा है, बट डॉली का भाई सिर्फ घर बैठता है और डॉली वहां पे दुकान चलाता है। तो डॉली, प्रॉफिट तो देखो दोनों का है क्योंकि दोनों मालिक हैं, बट एक्स्ट्रा पैसे किसको मिलने चाहिए, डॉली को। तो डॉली को कमीशन मिलेगा, बिकॉज ही इज मैनेजर ऑफ बिजनेस, मैनेज कर रहा है बिजनेस को वो। तो दो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस माइनस करो, जो प्रॉफिट आएगा उसको 10% निकालो, तो आपका खर्चा आ गया, उसको आप P&L में डाल दो। अगर आफ्टर कमीशन है तो आपको एक्स माने करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 12। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच सेज कि कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए डॉली ने लगाए अपने बिजनेस में। तो भाई अगर डॉली 10 लाख रुपए लगा रहा है तो चलो प्रॉफिट तो आप उसको दे रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट उसका है, बट लेकिन यार वो पैसा अगर वो बैंक में डालता तो उसको हर साल एक इंटरेस्ट मिलता, राइट। बट तुम तो मुझे इंटरेस्ट दे नहीं रहे हो, तो बिजनेस से वो अपना इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो अकाउंट्स बोलता है कि हाँ भाई, अगर आप वो बैंक में पैसे इन्वेस्ट करता तो वो बैंक से उसको इंटरेस्ट तो मिलता ना। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक इंटरेस्ट बिजनेस डॉली को देगा। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो इंटरेस्ट आपका एक एक्सपेंस दिखेगा यहाँ पे। अगर 10 लाख का 5% निकाल दो 50,000 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखेगा। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, दूसरा इम्पैक्ट होगा कि मेरा कैपिटल जो है, इसकी एंट्री क्या, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इसकी, अकाउंटिंग एंट्री की बात करूँ तो इंटरेस्ट टू कैपिटल। मतलब मेरे को 10 लाख तो उसको देने ही थे, पहले 10 लाख तो उसने बिजनेस में लगाई रखे, अब 50,000 और ब्याज देना है बिजनेस को, डॉली को, तो 50,000 पे उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे हम और, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाएगा 50,000 ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट आपका 50,000 आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने आपको जनरल एंट्री के टाइम पे समझाई थी, मैं स्टिल सब दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आपने कोई सामान खरीद के लाया, आप खरीद के लाओगे तो एंट्री क्या डालोगे, हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप मान लो चीनी दूध लेके आए तो 100 रुपए का आप सामान लेके आए, तो 100 रुपए की आपने एंट्री डाली हुई परचेज टू बैंक। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने उसको फ्री सैंपल दे दिया। तो फ्री सैंपल दे दिया तो एक्सपेंस हो गया, तो इसका बोलोगे एडवर्टीजमेंट या फिर जो भी है सैंपल एक्सपेंस, P&L में डाल दोगे। और टू क्या करोगे, क्रेडिट किसको करोगे, मतलब आपने परचेज पहले दिखा रखी है बट परचेज क्या यूज तो हो ही नहीं रही बिजनेस में, तो उसको आप रिवर्स कर दोगे, परचेज 10 रुपीज मान लो। सेम अगर आपने वो पर्सनल यूज के लिए ले गए आप, तो परचेज तो आपकी क्रेडिट होगी होगी, क्योंकि आपने उसको परचेज पहले दिखाया 100 रुपए का मैं चीनी ले गया, बट घर ले गया डॉली 100 रुपए की चीनी में से 10 रुपए की चीनी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या हो गया, आपका ड्राइंग्स हो गया ये, कि अपने उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया टू परचेज। इस ड्राइंग्स की आप कैपिटल भी बोल सकते हो, अगर मैं हिंदी में समझाऊँ को तो कैपिटल ही है ये। क्यों, क्योंकि मैंने बोला देखो डॉली ने बिजनेस में पैसा लगाया 10 लाख रुपए, वो इंटरेस्ट भी ले रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, बट अगर कुछ सामान लेके जा रहा है ना तो उसकी कैपिटल में से कम कर दो, उसको हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं या कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स भी आपके बैलेंस शीट के अंदर जाके ना कैपिटल में से माइनस ही होती है। तो हम जनरल एंट्री में इसको ड्राइंग्स लिखते हैं, बट बैलेंस शीट में कैपिटल में दिखाएंगे, जो कैपिटल 10 लाख की उसने लगा रखे उसमें ड्राइंग माइनस कर दो, सिंपल। अगर हमने कुछ गुड्स मान लो 10 रुपये जो चीनी हम डॉली लेके आया था उसमें से कुछ चीनी उसने हमने जो उसके पास वर्कर था छोटू था उसको दे दिए कि ले जा घर ले जा। तो हमने बोला परचेज तो क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज आप यहाँ पे यूज कर नहीं रहे हो, मतलब आपने परचेज दिखाया कि आपने खर्चा किया 100 रुपये का, बट 100 रुपये का खर्चा तो हुआ नहीं, वो कम हो गया, तो हमने बोलेंगे 100 रुपये से 10 रुपये से अपनी परचेज कम कर दो, क्योंकि 10 रुपये की चीनी आपने छोटू को दे दी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एक्सपेंस बुक कर लोगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को दिया है, अपने छोटू को दिया है, तो एक्सपेंस बुक कर लो। या फिर इसको हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बोलते हैं बेसिकली, इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो 10 रुपये से आप अपना एक्सपेंस बुक करो, 10 रुपये से परचेज आप क्रेडिट कर दो, सिंपल।
अगर आपको कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, अगर लॉस हुआ तो सिंपल आपकी परचेज कम होगी। अगर आपके मान लो 10 रुपए की चीनी गिर गई, या आग लग गई, और मान लो आपका आग नहीं बट दूध खराब हो गया, मान लो चीनी गिर गई, तो यहाँ पे आप एक्सपेंस डालोगे। अगर फायर से हुआ है तो आप यहाँ पे लॉस बाय फायर डाल दो, नाम चेंज होगा बट होगा यहाँ पे एक्सपेंसिव बुक, तो लॉस बाय फायर टू परचेज। बट अगर मान लो उस स्टॉक का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को से आपको पैसा मिल जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे अपना लॉस एक्सपेंस तो दिखा ही नहीं सकते प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि आपको आप दिखाओगे कि मेरे 10 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि वो पैसा तो मिल जाना है। तो आपने यहाँ डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दो, और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो कि इंश्योरेंस कंपनी से वो चीनी का पैसा आपको मिल जाना है, ये आपका डेटर बन गया। जब आपसे को पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। आप इसको थोड़ा स्लो करके भी देख लेना। आई गेस आई वॉज बिट फास्ट, बट दिस इज अ फाइनल रिवीजन, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ। आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, या पॉज करके भी थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, ए टू जेड वी हैव कवर्ड ऑल 17 कॉन्सेप्ट्स। अब सारी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 19, आप इसको ट्राई कर लेना, मैं नोट्स में दे दे रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी की बुक में, आपकी अदर्स बुक्स होंगी, जो भी बुक्स हैं आप पढ़ते हो, आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन होगा। टी एस ग्रेवाल या डी ए के गोयल, या कोई सी बुक आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस की फिगर्स दे रखी हैं। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट दी हुई है, तो इन एडजस्टमेंट के आपके हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट्स होंगे। मैं आपको वो एडजस्टमेंट करा देता हूँ जो न्यू हो सकती है थोड़ी। तो वो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक है, कोई इशू नहीं है, आपका प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक जाएगा आपका 23,000 पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में, और 23,000 आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नया है, थोड़ा समझ लिया, ठीक है। ये देख लेते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट स्टिल सिंपल ही है। 45,000 वॉज परचेज ऑन, हमने एक फर्नीचर खरीदा 45,000 का, बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया उसको, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। मान लो यहाँ पे, यहाँ हमने 1 जुलाई को खरीदा है, ठीक है, मतलब 9 मंथ्स है मेरे पास अभी, 3 महीने बीत चुके हैं बिजनेस को। 9 महीने पहले मैंने यहाँ पे एक फर्नीचर खरीदा 45,000 का, फर्नीचर खरीद लिया, बट मैंने पेमेंट नहीं करी। तो पेमेंट नहीं करी तो क्या इशू है, कुछ इशू थोड़ी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मुझे पेमेंट करनी है फ्यूचर में, बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया इस चक्कर में, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करी। तो 45,000 से आपका फर्नीचर आ जाएगा, 45,000 से आपका वेंडर आ जाएगा, और इस पर 9 मंथ का आपका डेप्रिशिएशन लग जाएगा। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो एक तो फर्नीचर आएगा आपका, डेप्रिशिएशन ऑफ फर्नीचर, तो इस पे 9 मंथ का आपका डेप्रिशिएशन आ गया। अब अगर बैलेंस शीट में जाओगे आप, तो आपका फर्नीचर दिखेगा 45,000 का, उस पर डेप्रिशिएशन दिखेगा 9 महीने का। और उसने फिर एक लाइन और बोली थी, यहाँ पे आप देखोगे तो, वेजेस 5,000 वर पेड फॉर असेंबली, मतलब फर्नीचर जब आया तो उसको इंस्टॉल करने के लिए 5,000 रुपये आपको देने पड़े। तो अगर कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, तो हमने क्या समझा था कि अगर आपका असेट यूज होने से पहले अगर कोई भी आप उसमें एडजस्टमेंट इंस्टॉलेशन कर रहे हो, मतलब कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो आप बिफोर पुट टू यूज, मतलब असेट यूज होने से पहले जो भी खर्चा हुआ है वो असेट का पार्ट होता है, वो खर्चा नहीं होता। बस इसने क्या किया, 5,000 वर पेड फॉर असेंबली विच हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इसने वेजेस अकाउंट में डाल दिया उसको। तो गलत गया, तो 5,000 रुपये हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट से निकाल के फर्नीचर में डालेंगे। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी देखोगे तो, उसने एंट्री क्या करोगे मैं बताता हूँ। उसने वेजेस 5,000 रुपये दिए एक वर्कर को इंस्टॉल करने के लिए टू कैश, ये एंट्री उसने डाल दी। बट अभी फर्नीचर तो यूज हुआ ही नहीं है। जब यूज होगा उसके बाद से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो मेरे पीएनएल में जाते हैं, बट उससे पहले के जो भी खर्चे हैं वो मेरे असेट है। तो उसने जो गलत एंट्री डाली है उसको हम ठीक कर देंगे, फर्नीचर टू वेजेस। तो वेजेस डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया, तो नेट में आपका वेजेस कितना हो गया, इम्पैक्ट जीरो। तो 5,000 रुपये से मेरा फर्नीचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे फर्नीचर हमने बैलेंस शीट में 5,000 रुपये से ऐड किया, असेंबली फर्नीचर। और आप पीएनएल में जाओगे तो वेजेस हमने 5,000 से कम किए होंगे, इसको देख रहे हो आप। 23,000 रुपये के मेरे वेजेस थे, जैसे वेजेस और असेंबली हमने यहाँ पे नेगेटिव है, 5,000 रुपये माइनस कर दिए, ठीक है। ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डाउटफुल डेब्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट है, देखो क्या बोल रहा है, कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एज अनएक्सपायर्ड, मतलब आपने कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया। समझाता हूँ आपको। इस साल आपने मान लो अमिताभ बच्चन को बुलाया आपने
इनॉग्रेशन के लिए। डॉली ने बुलाया अमिताभ बच्चन को कि भाई प्लीज़ मेरी दुकान पे आइए और थोड़ा इनॉग्रेशन कर दीजिए, मतलब मेरी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। 1 लाख रुपए दिए उसको। बट इस 1 लाख रुपए का बेनिफिट उसको अगले 3 साल तक मिलना है। लोग 3 साल तक इसको याद रखेंगे कि भाई, हमें एस्टिमेटेड है कि 3 साल तक उसकी मतलब सेल बहुत बढ़ेगी इस चलते। बट खर्चा मैंने इसी साल पे कर दिया। तो मैंने एंट्री क्या डाली, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू टू बैंक, अमिताभ बच्चन को जो हमने दिए। तो खर्चा मैंने एक एक पहले साल में ही बुक कर दिया 1 लाख रुपए। बट नहीं, क्योंकि खर्चा क्या है, 3 साल में बुक होना चाहिए, क्योंकि हम इससे 3 साल तक प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो अगर इस साल का मुझे एक्यूरेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे इस साल का ही खर्चा बुक करना चाहिए। तो मैंने उसको डिवाइड से 3 करो, तो बुक हो जाती है 33,000 रुपीज, ना कि 1 लाख रुपए। तो इसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डेफर्ड कर दो, आगे बुक करो। कितना हो गया, तो 66,000 मेरा डेफर्ड है जो नेक्स्ट ईयर बुक होगा। तो मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 16,500 का है, जिसमें से मैं बोलूंगा कि मेरा 10,700 अनएक्सपायर्ड है। सब माइनस करो। आपने खर्चा कितना बुक कर लिया, 16,000 बुक कर लिया। जैसे यहाँ पे आपने 1 लाख खर्चा बुक कर लिया, खर्चा कितना, 33,000। तो 66,000 आप उसका बुक आगे करो। तो इसने 1 लाख का खर्चा मान लो यहाँ बुक कर लिया, तो जिसमें 66,000 रुपये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया कि खर्चा सिर्फ 33,000 का बुक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, 1/3 कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। 2/3 को आगे लेके जाओ और 1/3 इस साल का है। तो आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 16,050। तो इसमें से 1/3 आप क्या करो, बुक कर लो, और 2/3 निकाल के ले जाओ। तो 2/3 हम निकाल के ले गए यहाँ से। ठीक है। तो अब 2/3 आप लेके जा रहे हो नेक्स्ट ईयर, बट आप पे तो कर चुके हो, तो ये आपके लिए क्या है, एक तरह से असेट है। तो अब इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेफर्ड, इसको हम बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंस। तो 10,700 रुपये अब आगे साल में बुक करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एसेट दिखा दिया। तो हर ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, याद रखना। इंश्योरेंस हम देख चुके हैं पहले से ही। मैनेजर मैंने आपको समझाया था, एग्जांपल अभी समझाया था। इसमें लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब बिफोर है, तो आप इजिली निकाल लोगे। और ये आपका फायर का है, डिस्ट्रॉइंग गुड्स 20,000। तो एक्सपेंस टू परचेज, ये दिखा देता हूँ। तो आपको देखो लॉस हो गया, तो एक्सपेंस बुक हो गया मेरा 20,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपये से परचेज कम कर दी। ठीक है। और लॉस हुआ है तो मेरा 20,000 रुपये का यहाँ पे आपको लॉस दिख जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। एंट्री मैंने आपको अभी बताई थी, लॉस बाय फायर टू परचेज। तो 2 इम्पैक्ट होंगे, एक तो मेरी परचेज कम होगी, तो मैंने परचेज में से 20,000 माइनस कर दिए, और दूसरा मेरा लॉस। बाकी आपकी जो बाकी ऊपर जो फिगर्स है आप एज इट इज पुट कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और जो नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यहाँ नेट लॉस आ रहा है, तो नेट लॉस आप कैपिटल में जाके यहाँ पे माइनस कर देना, बैलेंस शीट। 65,000 रुपये डॉलर लगाए थे, 5,000 निकाल के ले गया, कुछ टैक्स लग गया, और नेट लॉस यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, तो आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। ये आप करके देख लेना, मैं नोट्स आपको लिंक में दे दे रहा हूँ। कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, आई विल हेल्प यू। अगर आपके कॉन्सेप्ट से 17 कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो नया क्वेश्चन हो, पुराना क्वेश्चन हो, बिल्कुल लॉजिकल सोचना। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।